बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जून एंड में मार्केट ने 25,670 के आसपास का हाई लगाया। उस वक्त ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि इस बार मार्केट वापस से न्यू हाइस को टच करेगा। लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो थोड़ा चिंता में डालने वाला होता है। और उसके बाद वीक ऑन वीक मार्केट्स गिरे और 6 हफ्ते 6 वीक्स लगातार मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। और 25,670 से आज हम 24,400 के आसपास हैं। करीब 1200 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। और अगर आप वीकली पैटर्न्स को देखेंगे तो ये नॉन स्टॉप लॉस है। तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसमें हम जानते हैं कि इसका मेन कल्प्रिट एफआई सेलिंग है। और एफआईज ने इस दौरान, अगर हम इस महीने देखें, अगस्त के महीने को ही सिर्फ देखें, तो इसमें करीब 16,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। और अगर उनके डेरिवेटिव मार्केट्स की पोजीशंस देखें तो वहां इंडेक्स फ्यूचर में 1.7 लाख के शॉर्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन मार्केट्स इस वक्त वर्ल्ड के वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में आते हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं मेरी बात, तो मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं। तो अगर हम वर्ल्ड मार्केट को एक एक करके देखें तो वहां पर क्या सिचुएशन दिखती है। तो डाउ जोन्स पिछले एक महीने में 0.62% डाउन रहा, यानी मोटा मोटा फ्लैट रहा। इसके बाद अगर आप जापान का निकेई को देखें तो वो 5.37% अप रहा। एफटीएससी को देखें यूके का, वहां पर 2.83% अप रहा। हैंगसेंग को अगर आप देखें तो करीब 3% अप रहा। चाइना का इंडेक्स देखें तो 3.9% अप रहा। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे मार्केट्स इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि टैरिफ वगैरह के डर से गिर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बाकी के मार्केट्स क्यों नहीं गिर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, इसलिए ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, ज़्यादा रिस्क था। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना के मार्केट्स, शंघाई एक महीने में, जैसा मैंने कहा, 3.94% अप रहे। और उसी दौरान ब्राजील का मार्केट अगर आप देखें तो वहां पर 2% ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन हमारे मार्केट्स में एक महीने में 4.54% मार्केट डाउन रहा, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा मार्केट गिरा, ब्राजील से भी ज्यादा गिरा। अब ब्राजील और चाइना का कंपैरिजन हम थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। तो 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स करीब 9.5% अप रहा, ब्राजील उतना ही अप रहा, करीब 9% अप रहा। और हमारा निफ्टी 4% अप रहा। अगर हम पिछले एक साल में देखें तो शंघाई कंपोजिट 26% अप रहा, ब्राजील भी करीब 6% अप रहा। और हमारा निफ्टी पिछले एक साल में फ्लैट रहा। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि हम टैरिफ के बहाने से बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि देखो हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो इसलिए हमारे मार्केट्स खराब कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि ब्राज़ील और चाइना भी हमारे ही कैटेगरी में आते हैं और वहाँ के मार्केट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये डेटा अगर आप देखेंगे ना तो क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन मार्केट्स में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो थोड़े, अगर हम शॉर्ट टर्म के इमोशनल डिमांड सप्लाई को छोड़ दें तो क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो 3 फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केट्स में इस वक्त दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हमारे मार्केट्स थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं। थोड़े तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। तो पहला, जैसा कि आप जानते हैं, टैरिफ का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि वही फैक्टर्स चाइना और ब्राज़ील में भी हैं। बेशक उनके ऊपर अभी तक हमारे जैसा टैरिफ्स नहीं लगे हैं, लेकिन वो तो झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके ऊपर भी खतरा बना हुआ है और हमारे मार्केट्स आज से नहीं, इन अनाउंसमेंट्स से पहले से गिर रहे हैं। तो इसलिए ये टैरिफ का बहाना नहीं चलेगा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। दूसरा जो है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इंडिया में, क्या कहीं इस वजह से तो मार्केट नहीं गिर रहे। और तीसरा,
क्या हमारी इकॉनमी में कोई मेजर प्रॉब्लम है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है? तो मुझे लगता है कि ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स इतने ज़्यादा गिर रहे हैं। और शायद ये तीनों फैक्टर्स उन कंट्रीज पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो हमारे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में पेन पिछले कई क्वार्टर्स से चल रहा है। हम देख रहे हैं हमारे जीडीपी का डेटा भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ मेकअप करता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल जीडीपी प्रेशर में है, कंजम्पशन प्रेशर में है, और जो ये टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट होगा जीडीपी पर, वो भी उसकी वजह से भी जीडीपी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम इकॉनमी की बात ना करके कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है? तो Q1 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, अब देखिए पॉजिटिव ग्रोथ के यानी कि जितने भी रिजल्ट्स आए अभी तक, उसमें से कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, यानी कि जिनका 0 से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को हम कंपेयर करें तो वो कंपनी 1000 के आसपास है, 1000 से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कितनी कंपनियां ऐसा हैं जिनमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला? तो 700 है दोस्तों। 41% ऑफ आवर कंपनीज हैव शोन नेगेटिव ग्रोथ इन रेवेन्यू। ओके, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। टोटल रेवेन्यू, अगर इनका पूरा रेवेन्यू हम जोड़ दें तो वहां पर क्या ग्रोथ देखने को मिलती है? हम कहते हैं ना हमारी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हमने जापान को पछाड़ दिया, फ्रांस को पछाड़ दिया, सबको पछाड़ दिया, और हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है? 7.3%। और हम कितना मार्केट में पी दे रहे हैं? 23, 24। तो दुगने से भी ज्यादा, जितने हमारे ग्रोथ रेट है उसके डबल से भी ज्यादा हम पी दे रहे हैं। और अगर हम एबिटा की बात करें तो वो भी 9 से 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ना तो हमारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और ना ही ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इमोशंस से चलता है, सेंटिमेंट से चलता है, लेकिन अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो फिर वो अर्निंग्स, ग्रोथ, इकॉनमी इससे चलता है। तो जो पिछले जून एंड तक हमें मार्केट में रैली देखने को मिली वो इमोशन की रैली थी। बिना किसी वजह के मार्केट बढ़ रहे थे तो सब एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन जैसा हमने लगातार आपके साथ शेयर किया कि वो रैली फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं है, फंडामेंटल्स में वो पिक्चर नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए वो रैली सस्टेन नहीं की। अब दूसरी बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कि पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या चल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा ही ऑफ टॉपिक है और कई दफ़े लोग पसंद नहीं करते हैं इस बारे में जब कुछ ऐसा कहा जाए जो उन्हें पसंद ना आए, तो मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन कई तरीके की खबरें बाज़ार में आ रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, और वो थोड़ा हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या वो पॉजिटिव होंगे, क्या वो नेगेटिव होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा है जिससे मार्केट के लोग डरे हुए हैं, और उसी कड़ी में एक जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की और आप लोग ने भी उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, वो है अदानी ग्रुप में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी मार्केट्स थोड़ा चिंतित है? ये हमें सोचना है। और तीसरी बात जो हम करें कि टैरिफ्स की लगातार हम बातें कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि ठीक है ट्रंप जो कर रहा है करने दो। आज से 1 साल पहले लोग हवन कीर्तन कर रहे थे कि ट्रंप आएगा और हमारे इंडिया को ये कर देगा, वो कर देगा। आज वही लोग ट्रंप को गाली दे रहे हैं, और ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो है हमारे मार्केट्स में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। और ये जो टैरिफ्स की अभी सिचुएशन बनी है, एडिशनल टैरिफ्स लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वेट एंड वॉच, और भी पेनल्टीज लगने वाली है। तो कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से सी फूड इंडस्ट्री में इसका
हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे जॉब स्टेक पर हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आज हम कुछ और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखें कि हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 86.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से आधा से भी ज़्यादा यानी करीब 54% हम यूएसए को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो भैया यूएसए पर डिपेंडेंसी नहीं है, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। और ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि अरे लगा दो जितना टैरिफ लगाना है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कहना सही नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए किस तरीके से भी एक्सपोर्टर्स डरे हुए हैं। एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट को कहा है कि इसका आप सोल्यूशन दीजिए, हमें बेल आउट पैकेज दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यूएसए के साथ मिलकर रीनेगोशिएट करिए, क्योंकि न सिर्फ उनके बिजनेस बल्कि जॉब्स भी स्टेक पर हैं। तो अगर हम देखें इसमें श्रिम्प और ये सी फूड इंडस्ट्री की हमने कल बात की। अब देखिए आप अपैरल इंडस्ट्री, ये तो बिल्कुल ही वहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। इंडिया के अपैरल्स बहुत कम बिकेंगे इन टैरिफ्स की वजह से, और इनके बिजनेस में 25 से 30% का ड्रॉप आएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका सीधा इम्पैक्ट होगा कंपनी के रेवेन्यूज, इकॉनमी और जॉब्स के लॉसेस होंगे। गरीब बेचारे जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनकी जॉब्स जाएंगी। और ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर का जो साइज है ऑटो कंपोनेंट्स का, वो 22.9 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं हम। इसमें से 27% हम यूएसए को इंपोर्ट करते हैं। और ये सब कुछ स्टेक पर आ जाएगा अगर इस तरीके से टैरिफ लगेगा, क्योंकि अगर हम प्राइजेस कंपीट नहीं कर पाएंगे प्राइसिंग के फ्रंट पे, हमारा माल कौन खरीदेगा? जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनसे माल खरीदा जाएगा। इसके बाद आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें 75% तक का डिक्लाइन आ सकता है। आपको क्या लगता है? जेम्स एंड ज्वेलरी सिर्फ हम बनाते हैं, हमारा एज था कि हम सस्ता लेबर यूज करके सस्ता माल यूएसए में बेचते थे। और इसका इंपैक्ट अब देखिए 1.25 लाख जॉब्स पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और वो पड़ेगा सूरत और मुंबई, जहां पर जो जेम्स एंड ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है बड़ी बड़ी कंपनीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो जॉब्स क्रिएट करती हैं, मास स्केल पर काम करती है, उनके बिजनेस और रोजगार पर इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में आपको नहीं चुभेगा, ये लॉन्ग टर्म में हमारे जीडीपी के पिक्चर में रिफ्लेक्ट होगा। ऑलरेडी ये जो पिछले बार टैरिफ लगे 25% का और ये पेनल्टी लगा, तो इसकी वजह से जीडीपी पर 0.3 to 0.4% का इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि जो हमारे आरबीआई के टारगेट्स हैं 6.5% के जीडीपी ग्रोथ का, शायद हम वो भी ना मेट कर पाए। अब ये टैरिफ, क्या 50% टैरिफ सस्टेनेबल है? देखिए 27 अगस्त को फिर मीटिंग होने वाली है, यूएसए की टीम इंडिया में आ रही है, और उससे पहले स्ट्रैटेजिकली ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। तो डेफिनेटली इसे एज अ प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जाएगा। लेकिन जो वो चाहते हैं कि आप अपना डेयरी और एग्रीकल्चर का बिजनेस खोल दें हमारे लिए, वो इतना आसान हमारे लिए भी नहीं होगा, चाहे हम कितने भी प्रेशर में हों, क्योंकि वहां पर फिर डोमेस्टिक फ्रंट पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये जो टैरिफ्स को बढ़ाया गया है, ये और एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज होगा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि वेट एंड वॉच, हम और भी पेनल्टीज लगाएंगे, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि शायद हमें और भी शॉक लगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमारे यहाँ पर 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, आईटी, फार्मा एंड ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स ऑलरेडी चपेट में आ गया है, ये दोनों बचे हैं, और यही दोनों हमारे एक्सपोर्ट्स के मेजर लायन शेयर कमांड करते हैं। इन्हें अगर किसी तरीके से छेड़ दिया गया तो हमारे पास फिर और कोई चारा नहीं बचेगा उनकी बात मानने से। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है बिफोर वी से कि ट्रंप को कौन सीरियसली लेता है। जापान ने उनके साथ डील की है, कई एशियन कंट्रीज ने उनके साथ डील की है, यूरोप ने उनके साथ डील की है, तो वो कम से कम हमसे तो ज़्यादा ही उनकी इकॉनमी पावरफुल है, और वो भी
इस खतरे को भांप कर उनके साथ उन्होंने डील कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डील करनी चाहिए, लेकिन हमें इसका रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और इकोनॉमी को बचा सके। तो मुझे लगता है ये 3 जो फैक्टर्स हैं इसके वजह से मार्केट्स में हमें इतनी गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट यहीं पर नहीं रुकेगी। और ये गिरावट अगर हमने किसी भी तरीके से एग्रीमेंट कर लिया तो भी हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, अगर हमने कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि हम 14-15% टैरिफ में निपट गए, तब तो हमें हमारी मार्केट इकोनॉमी कुछ हद तक रिकवर कर जाएगी, क्योंकि हम बाकी कंट्रीज जो हमारी कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं उससे हम बेटर पोजीशन पर होंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स पे हमें नज़र बनाए रखनी है, और ये तीनों फैक्टर में कोई भी बड़ा नेगेटिव बदलाव होगा तो वो मार्केट को डुबाने की हैसियत रखता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम्स, और अपने पोर्टफोलियो में जो अभी आप स्टॉक रखें वो ज़रूर देखें कि क्या इन फैक्टर से किसी तरीके से लिंक्ड हैं। अगर हैं तो शायद उसमें एक्सपोजर घटाना ही सही होगा। अब आइए दोस्तों जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आज का डेटा हमें किस तरीके के क्लूज दे रहा है। तो अगर हम आज का डेटा देखें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 8 अगस्त आज है। आज निफ्टी 24,363 के आसपास क्लोजिंग दी और 232.85 पॉइंट्स डाउन रहा। और यहाँ पर अगर हम देखें कॉल और पुट आईवीज मोटा मोटा कल के लेवल के आसपास घूम रहा है, ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो में एक बार फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला। कल के दिन में हमने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले कई दिनों में हमने देखा, पिछले 7-8 दिनों में जब भी पुट कॉल रेशियो में राइज होता है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और वापस से हमें नेक्स्ट डे ड्रॉप देखने को मिलता है, और आज भी हमें वही देखने को मिला। हमने आपके साथ एक और चीज शेयर की थी कि जब भी पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा गिर जाता है, स्पेशली 0.65 के आसपास पहुंच जाता है, तो वो सस्टेन नहीं करता है, वहां से हमें एक राइज देखने को मिलता है। तो वंस अगेन हम 0.65 के आसपास पहुंच गए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस दोबारा आ सकता है। और ये पिछले अगर हम देखें तो एक हफ्ते पहले करीब हमें 0.67 देखने को मिला था, और तब देख सकते हैं कि उसके बाद भी हमें नेक्स्ट डे ही बाउंस देखने को मिला था। विक्स की बात करें, मार्जिनल राइज हमें देखने को मिला है, 11% 12% के आसपास विक्स घूम रहा है। अब अगर OI एडिशन देखें तो ह्यूज OI एडिशंस हुई हैं पिछले एक हफ्ते में, हाईएस्ट OI एडिशंस हुई हैं। दोनों महीनों में अगर आप देखिए तो
पिछले 7 डेज में हाईएस्ट OI एडिशन हुआ है एंड तो इनके प्रीमियम्स में ड्रॉप भी देखने को मिला। कल के दिन प्रीमियम 119 था और आज उसमें ड्रॉप देखने को मिला और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन अगर आप एक चीज को पे गौर फरमाएं तो इससे पहले अगर आप 6 अगस्त का डेटा देखें तो वहां पर अगर आप जो प्रीमियम्स थे हमारे 54 उससे आज ज्यादा है और नेक्स्ट मंथ का भी अगर आप देखें 188 उससे प्रीमियम ज्यादा है। तो कल के कंपैरिजन में तो कम हुआ है, परसों के कंपैरिजन में बढ़ा है। और एक और चीज आप देखें तो यहां पर आज का टर्नओवर काफी ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है। तो मैं अक्सर आपके साथ यही शेयर करता हूं कि जब भी बाजार तेजी के साथ गिरता है और टर्नओवर हाई होता है तो अक्सर ये रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। तो आज का अगर ये पूरा डेटा मैं देखूं तो वो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। कल का दिन अगर आपको याद होगा तो मार्केट ने लोअर लेवल से 200 पॉइंट्स की रैली की थी और ये अक्सर इस तरीके की जब रैली होती है और डेटा उसको सपोर्ट करता है तो ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग हो गई है। अब जब भी फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग होती है मेजर फॉल के बाद तो क्या होता है, जो लेट शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो नेक्स्ट डे शॉर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि चलो हमें एक मौका मिला, हम पहले नहीं शॉर्ट कर पाए, अब हम शॉर्ट करेंगे और उस शॉर्ट को भी खरीदा जाता है और उसका रिजल्ट आगे देखने को मिलता है। तो ये डेटा हम देख रहे हैं ये हमें बता रहा है कि हम एक बाउंस के करीब पहुंच गए हैं। वो बाउंस कल आए परसों आए ये देखने वाली बात होगी और कितने भी बेरिशनेस हो बाउंस की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है और हमने कल देखा भी कि किस तरीके से सडनली मार्केट में बाउंस आया। तो अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें लॉन्ग नहीं जाना है। कल मार्केट में रैली आई, काफ़ी लोग बुलिश हो गए और होप ले आए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हमने आपके साथ कहा था कि किसी भी हालत में बुलिश नहीं होना है। अगर आपने हमारी एडवाइस मानी होगी तो आज आपको फ़ायदा हुआ होगा। और शॉर्ट के लिए हमने आपके साथ लेवल शेयर किया था कि 24,360 इससे नीचे हमें शॉर्ट करना है। लगभग देखिए वहीं पर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो डेटा मुझे बता रहा है कि मैं इस वक्त शॉर्ट करने पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहूँगा क्योंकि कई डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि बाउंस इज अ ड्यू। अब वो बाउंस नेक्स्ट डे आता है, मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट करते हैं ना तो किसी भी राइस पे आपको कट करनी चाहिए और मैं सलाह दूंगा कि शॉर्ट इस वक्त ना करें, लॉन्ग तो हमें जाना ही नहीं है। मुझे लगता है कि मंडे का दिन हमें और देखना चाहिए और अगर आपको शॉर्ट जाना ही जाना है तो लेवल हमारा वही है 24,360। इसके ऊपर हमें तुरंत पोजीशंस को एग्जिट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।